इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अपन ने सिंपल फॉर्म में पहले पढ़ लिया था, अब अपन वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में देखना, ये दो चार्ज है। जैसे मैंने पहला चार्ज लिया यहाँ पर Q1 जिसका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर है, दूसरा चार्ज लिया है Q2 जिसका पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर है। दो चार्ज लिए हैं, चार्ज Q1 जिसका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर है, चार्ज Q2 जिसका पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर है। दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस R है। अब चार्ज Q1 है, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है चार्ज Q2 की वजह से F12 वेक्टर, और जो चार्ज Q2 है इस पे चार्ज Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है F21 वेक्टर। ये जो पहला चार्ज है इस पे दूसरे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स F12 है, और जो दूसरा चार्ज है इस पे पहले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स है F21 वेक्टर। अब देखना, पहले अपन फाइंड आउट करते हैं F12 वेक्टर। बहुत ही मैं सिंपल फॉर्म में बता रहा हूं जो तो आपके याद करने में आसानी रहेगी। F12 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R12। जब अपन ये फोर्स ज्ञात करते हैं तब इनके बीच की डिस्टेंस रहेगी R12 वेक्टर इस डायरेक्शन में। जब अपन ये फोर्स ज्ञात करेंगे तब डायरेक्शन रहेगी R21 वेक्टर। जो डिस्टेंस है, जब ये फोर्स ज्ञात करेंगे तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इस डायरेक्शन में होगी R12 वेक्टर। जब ये फोर्स ज्ञात करेंगे तब इस फोर्स की जो ये बीच की जो डिस्टेंस है इसके अलोंग होगी R21 वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F12 बराबर K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R वेक्टर 12 R1, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया K Q1 Q2 R12 का Q R वेक्टर। ये मैंने बहुत सिंपल फॉर्म में बताया। इसको वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, इसको लिखते हैं R2 वेक्टर R माइनस R1 वेक्टर, फिर इसका मैग्नीट्यूड। ये भी सही है, बुक्स के अंदर जो है ऐसे भी लिखा हुआ है R1 वेक्टर, इसको इस तरह लिखा हुआ है R1 माइनस R2 वेक्टर बराबर R12 का वेक्टर, वो भी सही है। ये थोड़ा आपके याद करने में आसानी रहेगी, और बोर्ड के अंदर रिटर्न एग्जाम में तो पूरा लिखना पड़ता है। तो जो चार्ज Q1 है इस पे चार्ज Q2 के कारण लगने वाला फोर्स क्या हुआ, F12 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R कैप 12। फिर ये जो यूनिट वेक्टर है एकांक सदिश है, इसका मान यहाँ पर रखेंगे तो इनका आ जाएगा, क्योंकि एकांक सदिश दिशा बताता है बल जो है इस दिशा में लग रहा है, और जब इस दिशा में बल लगेगा तो दूरी लिखेंगे R12, मतलब R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इसी प्रकार इसका मान ज्ञात करें F21 का, तो F21 बराबर K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर R कैप 2। फिर क्या जाएगा यहाँ पर F21 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, यहाँ जाएगा R वेक्टर 21 अपॉन R21। इसका मल्टीप्लाई करेंगे F21 K Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब, और यहाँ आ जाएगा R वेक्टर 2। अब ये दोनों फोर्स है, इन दोनों फोर्स की वैल्यू इक्वल है लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो R12 वेक्टर और R21 वेक्टर ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर R12 इस डायरेक्शन में, यहाँ R21 इस डायरेक्शन में, एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो भी एक दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे, इक्वल और ऑपोजिट होंगे। इस कारण ये जो कूलम्ब्स लॉ है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन का फॉलो करता है। मतलब आपने 11th में पढ़ा होगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसको फॉलो करता है। एक्शन रिएक्शन, दो फोर्स इक्वल और ऑपोजिट होते हैं, तो यहाँ पे भी दोनों फोर्स इक्वल और ऑपोजिट है। बहुत ही सिंपल फॉर्म में बताया, आपको याद करने में आसानी होगी। मैंने दो चार्ज लिया, पहला चार्ज लिया है Q1 जिसका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर है, दूसरा चार्ज लिया है Q2 जिसका पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर, दोनों के बीच की डिस्टेंस है R। जो चार्ज Q1 है इस पे चार्ज Q2 के कारण लगने वाला फोर्स इसकी डायरेक्शन में F12 वेक्टर, चार्ज Q2 है इस पे चार्ज Q1 के कारण लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में F21 वेक्टर। जब ये फोर्स निकालेंगे तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है इस डायरेक्शन में लेंगे R12 वेक्टर, और जब ये फोर्स निकालेंगे तो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लेंगे R21 वेक्टर। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग पहले जो पहला चार्ज है मतलब 1 पे 2 के कारण लगने वाला बल
F12 बराबर K Q1 Q2 R12 का स्क्वायर R कैप 12। फिर ये जो एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है, इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर R12 वेक्टर अपॉन R12, इन दोनों का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्यूब आ जाएगा। सेम ऐसे कैसे, यहाँ पर 2 पर 1 के कारण लगने वाला फोर्स F21 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 R21 का स्क्वायर R यूनिट वेक्टर 21, इसकी भी वैल्यू यहाँ पर रख दी तो ये क्यूब आ गया। अब यहाँ पर R12 मैंने बताया था, R12 इस डायरेक्शन में, R21 इस डायरेक्शन, दोनों ऑपोजिट है तो ऑपोजिट है दिया माइनस आ गया, और फोर्स जो है F12 वेक्टर इक्वल्स टू ये भी क्या आ जाएगा माइनस का 21, यानी दोनों फोर्स इक्वल और ऑपोजिट होंगे। ये जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसको क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, ये तो हो गया कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब देखना, ये जो कूलम्ब्स लॉ है इसका ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपैरिजन करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स आपने 11th में पढ़ा है, Fg बराबर g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है Fe बराबर k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब इन दोनों में सिमिलरिटीज क्या है और डिसिमिलरिटीज क्या है देखना। अब आप फॉर्मूला देखोगे तो इसमें एक सिमिलरिटीज मिल रही है। क्या सिमिलरिटीज मिल रही है, दोनों ही फोर्स डिस्टेंस, जो दोनों ही फोर्स है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स है। दोनों ही फोर्स में देखो डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या है, इनवर्स है। ये तो पहली सिमिलरिटीज होगी। दूसरी सिमिलरिटीज क्या है, ये जो दोनों ही फोर्स की जो रेंज है वो 10⁻⁻15 टू इनफाइनाइट होती है, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस मिनिमम 10⁻⁻15 होनी चाहिए और मैक्सिमम भले इनफाइनाइट हो। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से कम है तो उसके लिए ना तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है और ना ही ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। तो दोनों के जो रेंज है बीच के डिस्टेंस की वो 10⁻⁻15 मीटर टू इनफाइनाइट होती है। ये तो होगी सिमिलरिटीज। अब डिसिमिलरिटीज क्या है ये भी आपको पता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का भी होता है और रिपल्सिव नेचर का भी होता है। इसमें अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्शन भी होता है, जबकि अपने ग्रेविटेशन में पढ़ा है उसमें सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स लगता है। सेकंड, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है और ये मीडियम पे डिपेंड करता है, क्योंकि अपन ने फॉर्मूला लिखा था Fe बराबर वैक्यूम के लिए 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और मीडियम के लिए अपन ने लिखा था 1/4πε Q1 इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। अगला पॉइंट आता है कि इन दोनों में कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्ग है। इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स है, इन दोनों में कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स में देखना, तुम प्रैक्टिकली समझना, इसके अंदर जो k की वैल्यू आई थी अपने, वो आई थी 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, जबकि इस यहाँ पर g की वैल्यू आई थी अपने 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ पर 10⁻⁻11 आ रहा है, यहाँ प्लस का 9 आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपैरिजन में स्ट्रांग होता है। अगर दोनों फोर्स की कंपैरिजन की बात करें तो कौन सा फोर्स स्ट्रांग हुआ, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स इज मोर स्ट्रांग कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या होता है, बहुत सारे चार्ज होंगे और किसी एक चार्ज पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो इसको देखना, ये मैंने एक चार्ज लिया है Q0
जिसका पोजीशन वेक्टर है r नॉट वेक्टर। एक चार्ज लिया है मैंने q नॉट जिसका पोजीशन वेक्टर है r नॉट वेक्टर। अब मैं एक दूसरा चार्ज ले रहा हूं q1 वेक्टर, सॉरी q1, ये मैंने एक दूसरा चार्ज लिया है q1 जिसका पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर। दो चार्ज लिए मैंने, पहला चार्ज लिया है q नॉट जिसका पोजीशन वेक्टर r नॉट वेक्टर है और दूसरा चार्ज लिया है q1 जिसका पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर। अब अपन को पता है ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा F01, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा F10। दोनों के बीच की डिस्टेंस अभी मैं r ले रहा हूं, लेकिन अपन को ये फोर्स नहीं ज्ञात करना, अपन को सिर्फ ये फोर्स देखना है। इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो ही कैलकुलेट करना है। दो चार्ज लिए मैंने, चार्ज q नॉट जिसका पोजीशन वेक्टर r नॉट वेक्टर है, चार्ज q1 जिसका पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर है। दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने r ली है, तो अब यहाँ अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो ये डिस्टेंस हो गई। अब अपन को सिर्फ ये फोर्स फाइंड आउट करना, कौन सा, F01। अब ये फोर्स फाइंड आउट करना है तो ये डिस्टेंस पे इसी के अलोंग लेंगे, तो वो आ गई r01 वेक्टर। कूलॉम्स लॉ जो वेक्टर फॉर्म में बताया था उसको यहाँ अप्लाई करना है। दो चार्ज लिए हैं, पहला चार्ज लिया मैंने q1 जिसका पोजीशन वेक्टर है r0 वेक्टर, दूसरा चार्ज लिया q1 जिसका पोजीशन वेक्टर है r1 वेक्टर। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इस डायरेक्शन के अलोंग r01 वेक्टर है, तो फोर्स यहाँ पर इस डायरेक्शन में लग रहा है F01 वेक्टर। अब कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स क्या हुआ, F01 वेक्टर बराबर k q0 q1 अपॉन r01 का स्क्वायर r कैप। अब मैं दूसरा चार्ज ले रहा हूं, ये लिया मैंने दूसरा चार्ज q2 जिसका पोजीशन वेक्टर है r2 वेक्टर और फोर्स ये लग रहा है F02 वेक्टर, डिस्टेंस r02 वेक्टर। अब इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स F02 k q0 q2 अपॉन r02 का स्क्वायर r कैप। अब थर्ड मैं यहां पर ले रहा हूं चार्ज q3 जिसकी पोजीशन वेक्टर है r3 वेक्टर। इस चार्ज के कारण इस पे लगने वाला फोर्स F03 वेक्टर, वही डिस्टेंस यहां पर r03 वेक्टर, इसके अलोंग यहां गया F03 वेक्टर बराबर k q0 q3 अपॉन r03 का स्क्वायर r03। अब अपन एक चार्ज लेंगे qn, ये लिया मैंने चार्ज qn जिसका पोजीशन वेक्टर है rn वेक्टर और इसके कारण चार्ज q0 पे लगने वाला फोर्स है F0n वेक्टर, डिस्टेंस हो गई इसकी r0n वेक्टर। तो यहाँ टोटल इसका जो फोर्स हो गया इस पे F0n वेक्टर बराबर k q0 q3 अपॉन r0n इसका स्क्वायर r कैप नॉट n। वापस समझ लेना, अपन को दो दो चार्ज के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स देखना है, इसको समझना रटना नहीं है। जो मैंने अभी कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बताया था उसमें दो दो चार्ज का जो है कूलॉम्स लॉ अप्लाई करना। पहले दो चार्ज कौन से, q0 q1, तो q0 और q1 में फोर्स किस पे लगाना है, सिर्फ q0 पे लगने वाला फोर्स निकालना है। एक ही, उसमें तो मैंने दोनों फोर्स बताए, यहाँ पर सिर्फ एक ही फोर्स निकालना है, चार्ज q0 पे कौन सा फोर्स लग रहा है। तो दो दो चार्ज के लिए लगाना है कूलॉम्स लॉ, चार्ज q0 और q1, चार्ज q0 और q1 पे कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में, तो ये आ गया F01 बराबर k q0 q1 r01 का स्क्वायर r कैप 01। चार्ज q0 और q2 जो है ये रहा q2 चार्ज, यहाँ पर चार्ज q0 और q2 इन दोनों के बीच में कूलॉम्स लॉ, ये आ गया F02 वेक्टर बराबर k q0 q2 अपॉन r02 का स्क्वायर r कैप 02। फिर चार्ज q3, ये रहा चार्ज q3, इन दोनों के बीच में कूलॉम्स लॉ, ये आ गया F03 बराबर k q0 q3 r0 का स्क्वायर r कैप 03। फिर चार्ज q1, इसके लिए ये आ गया। अब इस सब फोर्स को ऐड करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है कि चार्ज q पे टोटल इन सब चार्ज की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए क्या होगा, अपन इन सब फोर्स को ऐड करेंगे। तो सब फोर्स को ऐड करेंगे तो देखना रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर प्लस डॉट डॉट F0n वेक्टर। अब इनकी वैल्यू रख देंगे तो F वेक्टर बराबर k
क्यू नॉट Q1 अपॉन आर नॉट 1 का स्क्वायर आर कैप नॉट 1 प्लस के क्यू नॉट Q2 अपॉन आर नॉट के क्यू नॉट Q2 अपॉन आर नॉट 2 का स्क्वायर आर कैप नॉट 2 के क्यू नॉट Q3 अपॉन आर नॉट 3 का स्क्वायर आर कैप नॉट 3 फिर डॉट 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 के क्यू नॉट Qn अपॉन आर नॉट n का स्क्वायर आर कैप नॉट। अब इन सब को ऐड करेंगे f फैक्टर बराबर के क्यू नॉट, ये कॉमन आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा क्यू नॉट अपॉन आर नॉट 1 का स्क्वायर आर कैप नॉट 1 प्लस के ये आ गया Q2 अपॉन R2 अपॉन R प्लस Q3 अपॉन R नॉट 3 का स्क्वायर R नॉट R कैप नॉट 3 फिर डॉट डॉट Q नॉट N अपॉन R नॉट N का स्क्वायर R कैप नॉट N। अब इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? F बराबर K Q नॉट ये सब की टोटल, ये साइन इन सब की टोटलिंग बता रहा है, यहाँ पर ऐड हो रहा है ना सब, उसको डिनोट कर रहा है ये आ गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी किसी एक चार्ज पर बाकी सब चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो इन सभी फोर्सों के ऐड के इक्वल होता है। ध्यान रखना, एक चार्ज पर बाकी जितने भी चार्ज है इन सब चार्ज की वजह से किसी एक चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो इन सब फोर्सों के ऐड के इक्वल होता है। ऐड कौन सा होगा? वेक्टर ऐड होगा। एक तो होता है एलजेब्रिक ऐड और एक होता है वेक्टर ऐड। यहाँ पर सारे वेक्टर फॉर्म में उन वेक्टर ऐड को अपन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लेना, ये हो गया आपके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ध्यान रखना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब ये है कि किसी एक चार्ज पर बाकी सब चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो इन सभी फोर्सों के वेक्टर ऐड के क्या होगा? इक्वल होगा। The resultant force on a unit charge due to other charges is equal to vector sum of force due to different forces of charge.